हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी से अध्याय 12 है यहाँ पे खनिज पोषण। तो एनसीईआरटी बुक है, तो इसमें हम लोग संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। अध्याय 12 है खनिज पोषण का अभ्यास प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पे, पौधे में उत्तरजीविता के लिए उपस्थित सभी तत्वों की अनिवार्यता नहीं है, टिप्पणी करें। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, खनिज तत्व जो मृदा में उपस्थित होते हैं वे पौधों में जड़ों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं, परंतु सभी तत्व हो ऐसा नहीं है। जो तत्व मृदा में अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं उनका अवशोषण भी अधिक हो जाता है। जैसे सिलीनियम की मात्रा अधिक होने पर पौधों द्वारा इसका अधिक अवशोषण हो जाता है। जैसे सिलीनियम की मात्रा अधिक होने पर पौधों द्वारा इसका अधिक अवशोषण हो जाता है, जो असल में उनके लिए आवश्यक नहीं है। लगभग 60 से अधिक तत्व पौधों में मिलते हैं, परंतु बहुत थोड़े से ही आवश्यक तत्व होते हैं। अतः आवश्यक तत्व वे हैं जो सीधे पादप उपापचयी क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। जल संवर्धन में खनिज पोषण हेतु अध्ययन में जल और पोषक लवणों की शुद्धता जरूरी क्यों है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, अशुद्ध जल में अनेक खनिज घुले हो सकते हैं, इसी प्रकार लवणों में भी अशुद्धता मिलती है। यदि जल संवर्धन में अशुद्ध जल व लवणों का प्रयोग होता है तो ये पौधे की वृद्धि में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः जल संवर्धन में शुद्ध जल तथा ज्ञात आवश्यक तत्वों का ही खनिज पोषण विलयन प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 आता है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। बृहद पोषक, सूक्ष्म पोषक, हितकारी पोषक, आविष तत्व और अनिवार्य तत्व। तो उत्तर हो जाएगा बारी बारी से। बृहद पोषक तत्व यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वे तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, बृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे एन, पी, एस, सी, ए, एम, जी आदि। पादप उत्तक में इनकी सांद्रता 1 से 10 mg/L शुष्क मात्रा में होती है। ठीक है, आगे है यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वे तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों, यहाँ पे पौधों लिखाया गया है, ठीक है, जिनकी आवश्यकता पौधों को बहुत कम मात्रा में होती है, सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे MnCu, Fe, Mo, Zn, B, Cl, Ni आदि। इनकी सांद्रता पादप उत्तक में 0.1 mg/L शुष्क मात्रा में होती है। ठीक है, आगे है यहाँ पे हितकारी पोषक तत्व यानी कि बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स वे तत्व जिनकी उच्च पादपों में बड़े तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों के अतिरिक्त आवश्यकता होती है, हितकारी पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे Na, Si, Co, Se आदि। ठीक है, आगे है यहाँ पे आवेश तत्व यानी कि टॉक्सिक एलिमेंट्स वे खनिज तत्व जो पौधों के लिए हानिकारक हैं या जिस सांद्रता में वे पादप उत्तक के शुष्क भार को 10% तक घटा सकते हैं, आवेश तत्व कहलाते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे जो कि अंतिम है, अनिवार्य तत्व यानी कि एसेंशियल एलिमेंट्स वे तत्व जो पौधे की उपापचयी क्रियाओं में सीधे तौर पर सम्मिलित होते हैं और उनकी कमी से पौधों में निश्चित लक्षण दिखाई देते हैं, अनिवार्य तत्व कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, पौधों में कम से कम 5 अपर्याप्तता के लक्षण दे, उसे वर्णित करें और खनिजों की कमी से उसका सह संबंध बनाएं। ठीक है, आगे है उत्तर। पहला है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्लोरोफिल का ह्रास होता है जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती है।
यह N, K, S, Mg, Fe, Mn, Zn तथा CO आदि की कमी से होता है। ठीक है, अब बात करें नोक्रोसिस की, तो ऊतक की कोशिकाओं का क्षय होता है। इसके कारण दिखाई देने वाले लक्षण है ब्लाइट, रॉट, पत्ती पर धब्बे आदि। यह लक्षण Ca, Mg, Cu, K आदि की कमी से होता है, यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्यूप्रिक, पोटेशियम आदि की कमी से। ठीक है, आगे यहाँ पे थर्ड है कोशिका विभाजन का निरोधी, यानी कि सुप्रेसेशन ऑफ सेल डिवीजन। पौधों की वृद्धि कम होने से पौधे बौने रह जाते हैं। यह लक्षण N, S, K, MO आदि की कमी से होता है। ठीक है, आगे फोर यहाँ पे है विकृति, यानी कि मेलफॉर्मेशन, रंगहीनता, विभेद्योतक ऊतकों के संगठन में कमी, विकृति आदि अंत में मृत्यु का कारण बनते हैं। यह बोरोन की कमी का लक्षण है। ठीक है, आगे है यहाँ पे पुष्पन में देरी, डिले इन फ्लावरिंग, NSMO आदि के कम सांद्रता से कुछ पौधों में पुष्पन कुछ समय के लिए टल जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पे, अगर एक पौधे में एक से ज़्यादा तत्वों की कमी के लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो प्रायोगिक तौर पर आप कैसे पता करेंगे कि अपर्याप्त खनिज तत्व कौन से हैं? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे पौधों को विभिन्न जल संवर्धन में उगाते हैं। प्रत्येक तत्व की कमी का लक्षण अलग अलग पता चल जाता है, जिससे तुलना करके दिए गए पौधों में पोषक तत्व की कमी का पता किया जा सकता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। कुछ निश्चित पौधों में अपर्याप्तता लक्षण सबसे पहले नवजात भाग में क्यों पैदा होता है, जबकि कुछ अन्य में परिपक्व अंगों में? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, पोषक तत्वों की कमी से पौधों में कुछ आकारिकीय बदलाव, यानी कि मार्फोलॉजिकल चेंज आते हैं। ये परिवर्तन अपर्याप्तता को प्रदर्शित करते हैं। ये विभिन्न तत्वों के अनुसार अलग अलग होते हैं। अपर्याप्तता के लक्षण पोषक तत्वों की गतिशीलता पर निर्भर करते हैं। ये लक्षण कुछ पौधों के नवजात भागों में या पुराने ऊतकों में पहले प्रकट होते हैं। ठीक है, पादप में जहाँ तक सक्रिय से गतिशील रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सक्रिय होगा, ओके गलती से हो गया है, जहाँ तक सक्रिय से गतिशील रहते हैं तथा तरुण विकासशील ऊतकों में निर्यातित होते हैं। ठीक है, आगे की बात करें तो वहाँ अपर्याप्तता के लक्षण पुराने ऊतकों में पहले प्रकट होते हैं, जैसे N2 के Mg। अपर्याप्तता के लक्षण सर्वप्रथम जीर्णमान पत्तियों में प्रकट होते हैं। पुरानी पत्तियों में ये तत्व विभिन्न जैव अणुओं के विखंडित होने से उपलब्ध होते हैं और नई पत्तियों तक गतिशील होते हैं। ठीक है, जब तक अगतिशील होते हैं और वयस्क अंगों से बाहर अभिगमित नहीं होते तो अपर्याप्तता लक्षण नई पत्तियों में प्रकट होते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फर आसानी से स्थानांतरित नहीं होते। अपर्याप्तता लक्षणों को पहचानने के लिए पौधे के विभिन्न भागों में प्रकट होने वाले लक्षणों का अध्ययन मान्य तालिका के अनुसार करना होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है, पौधों के द्वारा खनिजों का अवशोषण कैसे होता है? तो उत्तर हो जाएगा सिंपल सा, पौधों के द्वारा खनिजों का अवशोषण दो प्रकार से होता है। कौन कौन से हैं आइए हम लोग जानते हैं, जिसमें पहला है एपोप्लास्ट पथ, यानी कि एपोप्लास्ट पथवे। कोशिकाओं के बाह्य स्थान में तीव्र गति से आयन का अंतर्ग्रहण निष्क्रिय अवशोषण होता है। आयनों की निष्क्रिय गति साधारणतया आयन चैनलों के द्वारा होती है। ये ट्रांस झिल्ली प्रोटीन होते हैं और चयनात्मक छिद्रों का कार्य करते हैं। तथा दूसरा है सिम्प्लास्ट पथ, यानी कि सिम्प्लास्ट पथवे। कोशिकाओं के आंतरिक स्थान में आयन धीमी गति से अंतर्ग्रहण किए जाते हैं। आयनों के प्रवेश और निष्कासन में उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह सक्रिय अवशोषण होता है।
कोशिका में आयनों की गति को अंतर्वाह यानी कि इनफ्लक्स तथा कोशिका से बाहर आयन की गति को बहिर्वाह यानी कि इफ्लक्स कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पे, राइजोबियम के द्वारा वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए क्या शर्तें हैं तथा एंटो स्थिरीकरण में इनकी क्या भूमिका है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वायुमंडलीय नाइट्रो स्थिरीकरण की शर्तें। पहला है नाइट्रोजिनस एंजाइम, दूसरा है लेगहीमोग्लोबिन, थर्ड है एटीपी तथा फोर है अनॉक्सी वातावरण। ठीक है। आइए तो जानते हैं। मुख्यतया मटर कुल के पौधों की जड़ों में ग्रंथिकाएं पाई जाती है। इनमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजिनस एंजाइम एवं लेगहीमोग्लोबिन आदि सभी जैव रासायनिक संघटक पाए जाते हैं। बात करें आगे की, तो नाइट्रोजिनस एंजाइम वातावरणीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्प्रेरित करता है। नाइट्रोजिनस एंजाइम की सक्रियता के लिए अनॉक्सी वातावरण आवश्यक होता है। लेगहीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से नाइट्रोजिनस एंजाइम की सुरक्षा करता है। अमोनिया संश्लेषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक अमोनिया अणु को 8 एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये बात आपको याद रखनी है। ऊर्जा की आपूर्ति पोषक कोशिकाओं के ऑक्सीश्वसन से होती है। अमोनिया एमिनो अम्ल में एमिनो समूह के रूप में सम्मिलित हो जाती है। प्रश्न संख्या 9 है, मूल ग्रंथिका के निर्माण हेतु कौन कौन से चरण भागीदार हैं। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पोषक पौधों यानी कि सामान्यतया मटर कुल के पौधे की जड़ एक राइजोबियम में पारस्परिक प्रक्रिया के कारण ग्रंथिकाओं का निर्माण निम्नलिखित चरणों में होता है। तो उत्तर हो जाएगा राइजोबियम जीवाणु बहुगुणित होकर जड़ के चारों ओर एकत्र होकर मूल रोम एवं मूलीय त्वचा से जुड़ जाते हैं। जीवाणु संक्रमण के कारण जीवाणु मूल रोम से होकर बलकूट यानी कि कॉर्टेक्स में पहुंच जाते हैं। आगे की बात करें तो बलकूट में जीवाणुओं के कारण कोशिकाओं का विशिष्टीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण कोशिकाओं के रूप में होने लगता है। इस प्रकार ग्रंथिकाओं का निर्माण हो जाता है। ग्रंथिकाओं के जीवाणुओं का पोषक पादप से पोषक तत्वों के आदान प्रदान हेतु संवहनी संबंध स्थापित हो जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नांकित कथनों में कौन सही है। अगर गलत तो उन्हें सही करें। तो क है यहाँ पे बोरोन की अपर्याप्तता से स्थूलकाय अक्ष बनता है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा, सत्य कथन है। उत्तर में आप लोग लिखेंगे। ख है कोशिका में उपस्थित प्रत्येक खनिज तत्व उसके लिए अनिवार्य है। तो इसका उत्तर लिखेंगे असत्य कथन है। क्यों है? क्योंकि 105 खनिज तत्वों में से लगभग 60 तत्व विभिन्न पौधों में पाए गए हैं। इनमें से 17 खनिज तत्व ही अनिवार्य होते हैं। ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं ग की ओर। नाइट्रोजन पोषक तत्व के रूप में पौधे में अत्यधिक अचल है। उत्तर हो जाएगा असत्य कथन है। नाइट्रोजन अत्यधिक गतिमान पोषक खनिज तत्व है। घ है जो कि अंतिम है, सूक्ष्म पोषकों की अनिवार्यता निश्चित करना अत्यंत ही आसान है क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में लिए जाते हैं। उत्तर हो जाएगा असत्य कथन है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की अनिवार्यता निश्चित करना अत्यंत कठिन कार्य होता है क्योंकि ये अति सूक्ष्म मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। सामान्यतया पोषक लवणों में अशुद्धता के कारण इनकी अनिवार्यता स्थापित करना कठिन होता है। ओके, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल 11th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसका PDF और नोट्स देखने को मिल जाएगा। वीडियो लिंक भी मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।